नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दहेज। हा हा हा। बिमला जी की सारी सहेलियां हॉल में ठहाका लगाकर चाय की चुस्कियां लेते हुए हंस रही थी। एक सहेली बोली, वाह बिमला, तूने तो बिना दान दहेज के अपने बेटे की शादी करके बड़ी दरिया दिली दिखाई। पढ़ी लिखी और सरकारी नौकरी वाली बहू भी अपने बेटे के लिए ब्याह कर ले आई और दहेज भी नहीं लिया। आज के ज़माने में लोग इतना दहेज की डिमांड करते हैं कि लोग लड़कियों को पैदा ही नहीं करना चाहते, गर्भ में ही मार देते हैं। पर तूने तो बिना दहेज लिए अपना समाज में एक मिसाल कायम कर दिया। मेरी भी दो दो बेटियां हैं। अगर तुझ जैसी सास मेरी बेटियों को मिल गई ना, तो उनकी तो किस्मत ही संवर जाएगी। उसी समय नई बहू प्रिया बिमला जी की सहेलियों के लिए मिठाई और समोसा लिए हुए हॉल में जा ही रही थी कि बिमला जी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ से वह रुक गई। वह भी बिमला जी के जवाब को सुनने को आतुर थी। बिमला जी हंसते हुए बोली, अरे, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मैंने तो एक तीर से दो निशाना साधा है। अब सुन, एक तो दहेज नहीं लिया और दूसरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले आई। लड़की भी एकदम गऊ जैसी सीधी है। अब देख, उसके एटीएम और पर्स से पैसे मैं कैसे खर्च करती हूँ और अपने बेटे और अपने पति के पेंशन के पैसे कैसे बचत करती हूँ। मैं इतनी बुद्धू भी नहीं हूँ और मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो दहेज मांगकर अपना इमेज खराब करूँ। ऐसी कमाऊ वाली बहू लाई हूँ अपने बेटे के लिए कि जीवन भर उससे पैसे ऐंठती रहूँगी। हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब लीला को देखो, वह तो महामूर्ख है। एक बार में ही इतना सारा दहेज लेकर सोचती है उसका पूरा जीवन कट जाएगा। बचपन में क्या तुमने सोने की मुर्गी देने वाली कहानी नहीं सुनी? मुझे तो रोज सोने के अंडे मिलेंगे। अब देख, प्रिया के पिता के कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ दो बेटियां हैं। इसीलिए मायके की संपत्ति पर भी प्रिया और उसकी बहनों का ही हक रहेगा। और प्रिया तो सरकारी नौकरी भी करती है। प्रिया सरकारी स्कूल में अध्यापिका है, समझी कुछ? उसे 7वें कमीशन के अनुसार अच्छा खासा वेतन और तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं। मैंने तो प्रिया से शादी अपने बेटे के कराकर उसके जीवन का बीमा करवा लिया है, जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी होगा। नहीं तो मेरी अक्ल भैंस चढ़ने नहीं गई थी जो बिना दान दहेज के शादी करूंगी। पर क्या तेरे बेटे राहुल को सब कुछ पता है? उसकी सहेली ने पूछा। अरे हाँ, उसने ही तो मुझे यह आइडिया दिया था। वाह बिमला, तेरे सातिर दिमाग का तो कोई जवाब नहीं, उनकी एक सहेली ने कहा। फिर सारी सहेलियां ठहाका लगाकर हंसने लगी। यह सब सुनकर प्रिया की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसका मन उदास हो गया। ससुराल में आए उसे अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि सब घरवाले उसके खिलाफ हो गए और उसके पैसों के पीछे पड़ गए। चालबाजियां चलने लगे। वह समझ गई कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। बुझे मन से वह नाश्ता लिए हॉल में पहुंची और सब सहेलियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दो चार औपचारिक बातें करते हुए, काम का बहाना करते हुए अपने कमरे में चली आई। वह सोचने लगी, इससे अच्छे तो जो मुंह खोलकर सामने से दहेज मांगते हैं वह लोग अच्छे होते हैं। इन्होंने तो पीठ पीछे मेरे छुरा घोंप दिया। कैसे बिमला जी मेरे घर आई थी और कहती थी, आपकी लड़की दो जोड़ी कपड़ों में ही चाहिए। भाई साहब, इसके अलावा हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। हम दहेज विरोधी हैं। बस हमें प्रिया चाहिए। चलो मानती हूँ, कमाती हूँ, सास ससुर भी अपने होते हैं, इनके ऊपर कुछ खर्च कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इस तरीके से
प्यार और अपनेपन से तो मैं इनको अपनी पूरी सैलरी हाथ में थमा देती, पर इस प्रकार चालाकी से, रौब से या बेवकूफ़ बनाकर कोई उसकी कमाई पर हक जताएगा, यह बात उसे कतई गवारा नहीं। रात को प्रिया ने सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी सोने का नाटक किया। प्रिया सोचती रही, उसके माता पिता बेचारे ऐसा योग्य नेक दामाद पाकर कितना खुश हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि ससुराल वालों की नज़रें मेरे पैसों पर है तो कितना उन्हें तकलीफ़ होगा। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरे माता पिता तड़प तड़प के रह जाएंगे और मैं इस बूढ़ी सास को ऐसा अंगुली पर नचाऊंगी कि देखती रह जाएगी, और इसके बेटे को भी ऐसे ससुराल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। यह सोचते हुए प्रिया नींद के आगोश में चली गई। दूसरे दिन वह दोनों हनीमून के लिए अपने पति राहुल के साथ शिमला पहुंची। वहां पर प्रिया ने नोटिस किया कि होटल की कमरे के ठहरने की खर्च वहां प्रिया के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल कर किया कर जा रहा है, और छोटे मोटे खर्चे राहुल खुद अपने क्रेडिट कार्ड से करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय, आइसक्रीम खाना हो तो वह खुद खर्च कर देता। अपने घर वालों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स प्रिया के पैसों से लेकर वह बहुत खुश था। प्रिया भी कम नहीं थी। उसे एक आइडिया सूझा। जब राहुल बाथरूम में फ्रेश हो रहा था तो चुपके से उसके पर्स से क्रेडिट कार्ड से बहुत से गिफ्ट्स अपने माता पिता और बहनों के लिए खरीद लिए। अपनी माँ के लिए शॉल, फिर वह कार्ड वापस उसके पर्स में डाल दिए। फिर घूमते टहलते बड़े प्यार से राहुल प्रिया की सेविंग फंड और सैलरी के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। प्रिया तो सावधान थी, उसने भी कोई भी सही रिपोर्ट नहीं दी, और घर आकर जब राहुल अपनी माँ पिता भाई बहन को गिफ्ट हाथ में पकड़ा रहा था तो प्रिया बोल दी, यह सब गिफ्ट जो भी मिला है वह सब मेरी तरफ से है। देख लीजिए माँ जी, आपकी बहू ने आपको कितने महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। बिमला जी बोली, हाँ बहू, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन राहुल चुप रहा, क्योंकि सारे गिफ्ट्स उसने प्रिया के पैसों से ही खरीदे थे। सब प्रिया से बहुत खुश थे। दूसरे दिन बिमला जी प्रिया के कमरे में आई और बोली, बहू जरा अपना एटीएम कार्ड तो देना। वह क्या है ना, तेरी बड़ी ननद गर्भवती है तो उसके लिए 10 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 5 किलो अखरोट ससुराल में भेजना होगा। ऐसी हालत में अगर वह ठीक से नहीं खाएगी तो कमज़ोर हो जाएगी, और तेरे ससुर के इस महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई, और राहुल को भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है। नहीं तो मैं बहू के आगे हाथ फैलाऊंगी। प्रिया नहीं थी, ज़्यादा कुछ न बोली, चुपचाप से एटीएम कार्ड दे दिया और सासू माँ ने मनमाने ढंग से पैसे निकालने शुरू कर दिए। और जब भी वह कार्ड मांगती तो सासू माँ कहती, हाँ बहू, खा थोड़े न जाऊंगी तेरे कार्ड, दे दूंगी, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जब यह बात राहुल को पता चली कि माँ ने उसके एटीएम कार्ड रखे हैं तो मौका देखते हुए माँ से कार्ड हथिया लेता है और कहता है, माँ, आजकल प्रिया को स्कूल तक मैं ही अपनी बाइक से ड्रॉप करता हूँ, तो पेट्रोल के पैसों के खर्च मुझे ही मिलनी चाहिए। कभी कभी प्रिया का छोटा देवर भी, भाभी कुछ 500 या 1000 का हो तो दो ना, दोस्तों को पार्टी देनी है। माँ से बोला, पर माँ तो अपने किटी पार्टी में ही बिजी रहती है, उधार समझ कर दे दो, माँ से मांग कर बाद में लौटा दूंगा। प्रिया कुछ न बोलती, पर उसे समझ में आ गया था कि सब ससुराल में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके भोलेपन का। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि इसका भी कुछ न कुछ समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मूर्ख बन जाऊंगी और सब मेरे पैसे उड़ाते रहेंगे। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। प्रिया के ही सैलरी से लगभग परिवार का खर्चा चल रहा था। सभी को बचत करने की पड़ी थी।
पापा अपनी पेंशन से ढेला भी खर्च नहीं करते। यही हाल ससुर का था। राशन, दूध, बाई, बिजली, पानी का बिल, फल सब्जियों सबका भुगतान प्रिया करती। बहू तो जैसे कोई चलती फिरती बैंक हो गई थी। हर समय उसके आगे पैसों के लिए हाथ पसारने लगे थे सब लोग और अपनी मर्यादा को भूलने जा रहे थे। फॉर्मेलिटी के लिए राहुल 1,500 खर्च कर देता, वह भी बड़ी कंजूसी से अपने पॉकेट से निकाल कर देता था। प्रिया की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। इसी बीच में वह मायके सिर्फ एक बार गई थी। इसीलिए उसके पापा हाल चाल लेने के लिए उसके घर आ पहुँचे। बेटी के घर जब पहली बार उसे लेने आए थे तो अपनी औकात से बढ़कर मीठा फल वगैरह लेते हुए आए थे। बिमला जी थी तो बहुत लालची, पर सामान देखकर कहा, समधी जी, जब हमने शादी में कोई दहेज नहीं लिया तो आप यह सब क्यों लेकर आए हैं? आपको तो पता है हम लोग दहेज विरोधी हैं। इतना खर्च करने की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है, जब आप इतने प्यार से ले आए हैं तो हम लेने से मना नहीं कर सकते। सारे सामान अपने कमरे में रखवा दिए और प्रिया को खाने के लिए एक मिठाई तक नहीं दिया। प्रिया जब 1 घंटे बाद अपने पापा के साथ मायके पहुंची तो प्रिया बोली, पापा मैं कब से देख रही हूँ, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। वहाँ पर भी सास ससुर के आगे मैं आपसे कुछ न बोली। आपको मेरी कसम। प्रिया ने अपनी कसम दी तो मोहन बाबू ने अपना मुंह खोला, बेटा आजकल बाजार बहुत मंदा चल रहा है। दो दो बेटियों की शादी में दहेज देने में कमर की हड्डी टूट गई। दोनों के परिवारों ने दहेज की इतनी लंबी लंबी लिस्ट दी थी। उनका डिमांड पूरा करते करते ही मेरा दम निकल गया और ऊपर से तीनों बेटियों को मैंने उच्च शिक्षा दिलवाई। यह सब करते करते मेरे हाथ में अब पैसे नहीं हैं और आजकल बाजार एकदम मंदा है। ऊपर से तेरी माँ का हार्ट का ऑपरेशन होना है। पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। कुछ पैसे तो मैंने जोड़ रखे हैं। कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाती तो। दोनों बड़ी बेटियों से क्या हेल्प लूँ? दोनों दामाद तो आज तक हमसे ही दहेज चूसने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोच रहा हूँ यह जो पुश्तैनी घर है इसे ही बेच दूँ। प्रिया को तो एकदम झटका सा लगा। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, दोनों दामाद नहीं पापा, तीनों दामाद। पर वह उनसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकती थी क्योंकि पापा वैसे भी परेशानी में थे और उन्हें राहुल की बातें बताकर और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर थोड़ा सोच कर बोली, नहीं पापा, बचपन में हम इस घर में खेले, मौज मस्ती किया। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर को मैं बेचने ना दूंगी। अगर यह घर बिक जाएगा तो आप लोग कहाँ रहेंगे? मैं आपको ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाने दे सकती। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। प्रिया मन ही मन बहुत दुखी हुई कि जिस माता पिता ने उच्च शिक्षा दिलवाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही पैसों की तंगी देख रहे हैं। अपने सारे पैसे हम पर खर्च कर दिए। 2-4 दिन मायके में अपने माता पिता के साथ बिताकर वह बहुत उदास मन से अपने ससुराल लौट आई। और आज छुट्टियों का दिन था, रविवार था। सब लोग घर में थे और एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय प्रिया ने बड़ी शालीनता और अपनेपन की चाशनी पगी जबान में कहा, देखिए, कायदे से हमारे घर में 3 जनों की आमदनी आती है, मेरी और राहुल जी का वेतन और पापा जी की पेंशन, पर बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा पापा जी, मम्मी जी? मुझे तो बहुत चिंता होती है। छोटे देवर मोहित अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे उनकी उच्च शिक्षा भी दिलानी होगी। मैं तो अपने देवर को अपना भाई समझती हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मोहित की पढ़ाई बहुत अच्छे कॉलेज से हो और अपनी छोटी ननद मीनू की शादी में अच्छे राजघराने में करना चाहती हूँ। और आजकल दहेज का डिमांड बहुत होता है। यह अलग बात है कि मम्मी जी, पापा जी और राहुल, तुम लोगों की तरह शरीफ परिवार हर किसी लड़की को नहीं मिलता कि दहेज के नाम पर सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में ही दुल्हन को खुशी खुशी अपना ले। हर जगह डिमांड होती है, इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और सबको कुछ न कुछ बचत करना चाहिए। आपको मेरा सुझाव कैसा लग रहा है मम्मी जी? मीनू की शादी भी करनी है। ऐसी अपनेपन और जिम्मेदारी वाली बातें कर उसने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। आगे खर्चे बढ़ेंगे, इसीलिए हमें अभी से प्लानिंग करके खर्च करना चाहिए। बिमला जी बहू की समझदारी वाली बातें सुनकर बड़ी आश्चर्यचकित थी। तो प्रिया भी मौका देखते हुए बोल दी, क्यों माँ जी, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हम लोग को सच में बचत करना चाहिए। अपनी बात को जारी रखते हुए प्रिया ने आगे कहा, आज हम यह देख लेते हैं कि इस महीने किसने कम खर्च किया है और किसने ज़्यादा। सब अपने द्वारा किए हुए खर्च का ब्यौरा दें। जिसका खर्च ज़्यादा हुआ होगा उसे इस महीने राहत दी जाएगी। नए महीने से सब बराबर खर्च करेंगे ताकि सब लोग कुछ न कुछ पैसों की सेविंग कर सके और भविष्य में उनके पैसे से मदद लिया जा सके। सब लोगों ने एक पेपर पर पूरे महीने की गई सारे खर्च का ब्यौरा लिखना शुरू किया। फिर एक एक करके सब ने हिसाब पढ़ना शुरू किया जोर जोर से। तो सबसे ज़्यादा खर्च प्रिया के खाते से हुआ था। राहुल का छोटा भाई मोहित, जो बीच बीच में भाभी से उधार के बहाने 500 कभी 1000 रुपए लिया करता था, उसका भी खुलासा सबके सामने हो गया। राहुल तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया, क्योंकि उसने भी हर समय किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी का ही पैसा पानी की तरह बहाया था। अगले महीने से सबको बराबर बराबर खर्च बांट दिया गया। अब घर के हर सदस्य को अपने खाते से खर्च करने थे। अगले 2 महीने प्रिया को राहत थी, क्योंकि वह काफ़ी खर्च कर चुकी थी। अब वह अपना पैसा बचत करने लगी और मम्मी के इलाज में लगाना चाहती थी। अपनी बेटी के कर्तव्य को वह अच्छे से निभाना चाहती थी। शादी के बाद भी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, समय निकाल कर वह एक हार्ट सर्जन से मिली और अपने मम्मी का ऑपरेशन का डेट फिक्स किया। कुछ ही समय बाद उनकी माँ का ऑपरेशन हो गया। प्रिया की माँ का हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और सारे अस्पताल का खर्च बिल प्रिया ने ही भरा। यह सब जान पापा चकित रह गए। बेचारी प्रिया की इस मदद से शर्म से झुके जा रहे थे। प्रिया ने इस बात को गोपनीय रखने को कहते हुए पापा से कहा कि आपको इस मदद के लिए शर्म लज्जा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर नहीं। अगर आप न होते तो आज मैं 1 रुपए भी न कमा पाती। यह सब आपका दिया हुआ है, इसे लेने में झेप मत कीजिए। लेकिन इधर राहुल भी कम नहीं था, अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दहेज न लेकर जैसे कोई एहसान किया था, इसीलिए बार बार प्रिया से उसका मुआवजा लेने से वह बाज नहीं आता। एक दिन प्रिया अपने सहकर्मी के साथ गाड़ी के शोरूम में गई। उन्हें अपनी बेटी की शादी में देने के लिए गाड़ी खरीदनी थी। तो वहाँ पर प्रिया अपने पति राहुल को देखकर अचानक से चौंक गई और वह छुपते छुपाते राहुल पर नज़र रखी हुई थी कि वह इतने बड़े शोरूम में क्या करने आया है। प्रिया को यह समझते देर नहीं लगी कि यह नई कार लेने के फिराक में है, लेकिन इसकी कीमत प्रिया से ही वसूली की जाएगी। तो वह तुरंत शोरूम से निकलकर कुछ प्लानिंग करने लगी और 3-4 दिन बाद अपने 2 सीनियर
सहकर्मियों को, जो बहुत समझदार और अनुभवी थे, अपने साथ लेकर एक दूसरे नामी कार के शोरूम जा पहुंची। बहुत सोच समझकर उसने एक कार पसंद की, डाउन पेमेंट कर आसान किस्तें बनवा ली। कार उसने अपने नाम से खरीदी। कार चलाना उसे कॉलेज के समय से आता था। एक हफ्ते तक उसने सहकर्मी की पुरानी कार से अभ्यास किया। आत्मविश्वास आ जाने पर कार लेकर घर आई। पूरा परिवार कार देखकर चकित रह गया। प्रिया ने कहा, मेरे मम्मी पापा ने विवाह की पहली वर्षगांठ पर मुझे यह भेंट दी है, क्योंकि आप लोगों ने दहेज नहीं लिया था ना। राहुल और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर कार की मालकिन तो आखिर प्रिया ही थी। यह बात उसके पति राहुल को अंदर ही अंदर बहुत कचोट रही थी, और सेम कार प्रिया ने पसंद की जो राहुल ने पसंद किया था। बिना प्रिया की इजाज़त के बिना कोई मर्जी से कार नहीं ले जा सकता। अब प्रिया ने अपनी 4 सह अध्यापिकाओं को, जो प्रिया के ससुराल के आसपास रहती थी, को एक साथ अपनी कार में स्कूल चलने को राजी कर लिया। उनके द्वारा दी गई धनराशि से वह पेट्रोल डलवा कर बचे हुए रुपयों में और रुपए मिलाकर किस्त भरने लगी। राहुल इन बातों से अनजान था। रोज प्रिया से गाड़ी चलाने के लिए मिन्नत करता दिखाई देता। प्रिया भी मन ही मन मुस्कुराती। 100 एहतियात बरत कर गाड़ी चलाने का आदेश कर चाबी दे देती। एक दिन प्रिया की स्कूल की छुट्टी थी। उसने नोटिस किया पूरे घर की कुछ गुप्त मंत्रणा चल रही है। उसके रसोई में व्यस्त होने का लाभ उठाया जा रहा था। वह समझ गई कोई बड़ा फैसला ही है जो उससे गुप्त रखा जा रहा है। 2-3 बार उसने वकील को भी घर में आते हुए देखा था। वैसे तो उसे कोई चिंता नहीं थी, पर वह अब राहुल की किसी चालाकी भरी योजना का शिकार नहीं बनना चाहती थी। वह ससुराल के प्रति अपने कर्तव्य से भली प्रकार परिचित थी और उन्हें शिद्दत से निभा रही थी। वह एकदम सामान्य बातचीत करती रही, किसी को उस पर कोई शक न हो। उसने राहुल से कहा, राहुल, जब से गाड़ी आई है मम्मी पापा कहीं बाहर घूमने नहीं गए। मैंने सबके लिए मूवी के टिकट्स बुक्स किया है और हम लोग बाहर ही आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे और यह ट्रीट्स मेरी तरफ से होगी। राहुल तो बहुत खुश था कि पैसे भी बचेंगे और घूमने को भी मिलेगा। वह तुरंत तैयार हो गया। परिवार के सभी सदस्य यह सुनकर तो खुशी से उछल पड़े और छोटी ननद, देवर सब जाने को तैयार हो गए। जैसे ही चलने का समय हुआ, तुरंत प्रिया दर्द का बहाना करने लगी कि बहुत तेज पेट में दर्द है। एक काम करो राहुल, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम इन सबको ले जाओ और यह कुछ पैसे लो, मेरी तरफ से ट्रीट दे देना। राहुल उसकी चाल से अनजान था। राहुल ने कार की चाबी मांगी और माता पिता को कार में बैठाकर मूवी दिखाने चला गया। घर में इस समय कोई न था। प्रिया ने झटपट सास के तकिए के नीचे रखी अलमारी की चाबियां निकालकर लॉकर खोल डाली। सामने वही लिफाफा पड़ा था जो उसने ससुर के हाथ में देखा था। कागजात निकालकर उसने जल्दी जल्दी पढ़े, फिर उसी तरह कागजात लिफाफे में डाल अलमारी में रख चाबी वहीं रख दिया। फिर नॉर्मल बनकर काम में लग गई। दरअसल यह पुश्तैनी मकान सास ससुर ने अपनी दोनों की मृत्यु के बाद राहुल के छोटे भाई के नाम कर दिया था। उन्हें यह विश्वास था राहुल और प्रिया समय आने पर अपना नया फ्लैट लेने में सक्षम रहेंगे। उसे जानकर एक बहुत बड़ा झटका लगा, फिर भी वह नॉर्मल बनी रही। कुछ दिनों बाद प्रिया को सास ससुर ने बड़े प्यार से बुलाकर कहा, बेटी, यह पुश्तैनी मकान पुराने तरीके से बना हुआ है। हमारा ज़माना तो गुजर गया, घर बहुत पुराना लगता है। अब देखो, कल तो मीनू की शादी भी होगी, तो ऐसे पुराने घर में लड़के वालों को बुलाना अच्छा नहीं लगता। शादी के समय हमने तुम्हारा कमरा तो ऐसे ही टेम्परेरी बनवाया था, पर अब जब तुम इस घर में आ गई हो, अपना कमरा भी थोड़ा शानदार ढंग से बनवा लो। आधुनिक फर्नीचर खरीद लो। कल को मोहित की भी शादी होगी,
उसके लिए भी आलीशान कमरा चाहिए। तुम सबको कोई परेशानी न हो, इसीलिए मैंने सोचा है फर्स्ट फ्लोर तुमको और ग्राउंड फ्लोर मोहित को दे देंगे। हम सोच रहे हैं कि इसे नए तरीके के घर में तब्दील कर ले। अगर तुम कुछ लोन ले लो तो यह काम आसान हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकारी नौकरी भी है। मीनू की भी शादी पक्की हो गई है। हमें तो उसके लिए जेवरात भी बनाने पड़ेंगे। तुम तो आसानी से किस्तें चुका सकती हो। प्रिया समझ गई कि उस पर जाल फेंक कर फंसाया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है मम्मी पापा, मैं स्कूल में जाकर पता करती हूँ। 4 दिन बीत गए। उसने अकाउंट विभाग और अनुभवी साथियों से विचार विमर्श कर प्रिया ने घर आकर बताया कि लोन तो मिल जाएगा, पर तभी मिलेगा जब मकान मेरे नाम पर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मुझे मेरे नाम के मकान के कागजात बैंक ने अपने पास रखने हैं, ताकि किस्तें न चुका पाने की हालत पर वह मकान पर कब्जा कर सके। यह नियम तो आपको मालूम ही होगा। मजबूरी में मकान को प्रिया के नाम किया गया। अब प्रिया ने लोन लेकर अपने मनपसंद तरीके से मकान को रेनोवेट करवाना शुरू करवा दिया। 6 महीनों में एक ही पुराने मकान की जगह एक नया खूबसूरत घर तैयार हो गया, जिसकी मालकिन प्रिया थी। मकान बनने के कुछ दिन बाद ही एक दिन प्रिया की एक सहकर्मी अध्यापिका उसे जल्दी घर लेकर आ गई। उसने घर में सबको बताया कि अभी प्रिया को अस्पताल से लेकर आ रही हैं। इसे स्कूल में घबराहट और चक्कर आ रहे थे। वहीं से वे दोनों अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने मुआयना कर बताया कि यह किसी बड़े तनाव को झेल रही है। कुछ दिन घर पर आराम करने की सलाह दी गई। यह बताकर वह चली गई। एक दिन बाद सभी ने प्रिया से तनाव के बारे में पूछा। प्रिया ने कहा उसे हर समय लोन का तनाव रहने लगा है। स्कूल में भी मैं छात्राओं को मन लगाकर नहीं पढ़ा पाती। मानसिक तनाव से हर समय सिर दर्द रहता है। प्रिंसिपल के पास मेरी शिकायत भी छात्राओं ने की है। मुझे प्रिंसिपल की ओर से वार्निंग भी मिल चुकी है। इस कारण मैं मानसिक रूप से बहुत चिंतित हूँ और तनावग्रस्त रहने लगी हूँ। मुझे डर है यह लोन का तनाव मेरी नौकरी को न ले डूबे। आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत सख्त नियम बन गए हैं। जो पढ़ाने में लापरवाही करे या मनमानी करे उसे सस्पेंड कर देते हैं या किसी दूर दराज की शाखा में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं भी कठिनाई से मिलती है। मजबूरी में कुछ लोग तो नौकरी छोड़ना बेहतर समझते हैं। जब वे इतनी ज़्यादा वेतन देते हैं तो काम भी एकदम बेहतरीन मांगते हैं। यह सुन सभी घबरा गए। प्रिया ने बड़े ही प्यार से आगे कहा, कुछ महीने में लोन की रकम बढ़ाकर लोन जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करती हूँ। घर खर्चे की जिम्मेदारी आप दोनों उठा ले। अगले महीने से सारा घर खर्च ससुर की पेंशन और राहुल के वेतन से चलने लगा। प्रिया ने बड़ी होशियारी से खुद को घर खर्च से आज़ाद कर लिया। प्रिया मन ही मन हंसती रही। उसने कार और मकान का लोन उतारने के लिए स्कूल में भी कुछ ट्यूशन लेने शुरू किए, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई और फिर वह लोन की किस्त की रकम बढ़ाकर लोन उतारने लगी। राहुल ने भी रोज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सपने देखने छोड़ दिए और खर्च में तालमेल बैठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगा। प्रिया भी मन ही मन सोचती कि प्यार मोहब्बत सादगी से अगर उससे सहयोग चाहता तो वह बड़ी खुशी से करने को तैयार थी, पर जहाँ उसने चालाकी मक्कारी से उसे मूर्ख बनाने की कोशिश की, वहाँ तो ईंट का जवाब पत्थर से देने ही चाहिए। और उसने अपनी सूझबूझ से ऐसा कर दिखाया कि ससुराल में लड़ाई भी नहीं हुई और सबके अक्ल ठिकाने लगा दिए। दोस्तों, आपको प्रिया का सुझाव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।